नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज खोट पे चोट पे हम बात करेंगे असुरक्षित शहरों की। असुरक्षित शहर जो कि डेवलप माने जाते हैं, बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर आज भी असुरक्षित हैं। इतनी निगरानी होने के बाद भी, शासन प्रशासन के अलर्ट होने के बाद भी इस तरीके की खबरें सामने आती हैं जिसमें अगर ये पता चलता है कि शहर असुरक्षित है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो देश में रहने वाले लोगों के साथ हुए क्राइम का हर साल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा जारी करता है, जिसके तहत इस ब्यूरो के नए आंकड़ों के अनुसार एमपी ने महिलाओं के साथ अपराध के मामले में पूरे देश में 5वें पायदान पर है। वहीं महिलाओं के साथ रेप मामले में राजस्थान और यूपी के बाद 30 नंबर पर है। इसके साथ ही चिंता वाली बात तो बच्चों के साथ बढ़े अपराधों को लेकर भी है। बच्चों के साथ हो रहे क्राइम की बात करें तो एमपी, यूपी और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है और महिलाओं के साथ 32,765 मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही यूपी में 65,743 तो महाराष्ट्र में 45,331 मामले सामने आए हैं। इस तरीके के मामले जब हमारे सामने आते हैं और देखने को ये मिलता है कि शहर में जब मामले ज्यादा दिखते हैं, यानी कि कहा जाता है कि जहां पर शिक्षा की कमी हो वहां पर क्राइम के जो मामले होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि महिलाओं के साथ अपराध जहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर शिक्षा की कमी है। लेकिन जब शहरों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है। उसमें ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि भोपाल भी अब महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चुका है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा, ये जो मामला सामने आया है और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। क्या मुख्य कारण माने जा सकते हैं इसके? आज जहाँ हम महिलाओं के आगे बढ़ने की बात करते हैं, महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, हर सेक्टर में तरक्की कर रही है, बहुत आगे निकल गई है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। एक तरफ जहाँ हम राजनीति में भी महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हर सेक्टर में महिलाओं को भेजने की बात करते हैं, वहाँ जब इस तरह के मामले सामने आते तो दिल दहल उठता है जी। महिलाओं के साथ अपहरण, उनका बलात्कार, उन्हें जला देना, उन्हें किडनैप कर लेना, ऐसे कई सारे मामले हमारे सामने आए दिन आते और आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते। कहीं लिखा भी था कि एक दिन भी अखबार जो रहता है, खबर ऐसी नहीं होती कि जिसमें दुष्कर्म की खबर ना छपे। बिल्कुल। और उस पहली खबर की शाई भी नहीं सूख पाती और दूसरी खबर फिर हमें देखने को मिल जाती है दुष्कर्म की। और ये महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, केवल महिलाओं के साथ नहीं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। शुरुआत में स्नेहा आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता था दुष्कर्म के मामले में महिलाओं के कपड़ों पर इल्जाम लगाया जाता था। बिल्कुल। कहा जाता था कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे बलात्कार होते हैं। लेकिन 5 साल की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, 5 दिन की बच्ची, इन बच्चियों ने ऐसे कौन से कपड़े पहने होते हैं जिनसे जो दुष्कर्मी है, जो आरोपी हैं, जो इस तरह की विकृत मानसिकता वाले हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं उन बच्चों से। और एक माँ ने भी एक कोर्ट में पूछा भी था कि मेरी 5 साल की बच्ची है और 5 साल की बच्ची को मैं साड़ी कैसे पहनाऊं। ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ये जो महिलाओं के मामले बढ़ रहे हैं, अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं विकृत मानसिकता के लोग निभाते हैं जी। और ये दुष्कर्म करने वाले या किडनैप करने वाले या फिर जलाकर मार देने वाले केवल बाहरी लोग नहीं होते। कई बार आपने देखा होगा कि दहेज के लिए मार दिया, वो शादी के बाद वाला जो दुष्कर्म होता है, जो पति द्वारा किया जाता है। और कई मामलों में ये भी देखने को आता है स्नेहा कि जब महिलाएं इस रिपोर्ट को लेकर पुलिस वालों के पास जाती है तो पुलिस वाले ये सोच के उस महिला की रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं कि ये घरेलू मामला है, पति ने थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो मानसिकता है ना हमारे सिस्टम की या हमारे आसपास के लोगों की, ये सबसे बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने की। जी स्नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानसिकता यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानसिकता को देखना, क्योंकि मानसिकता एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज अपराध के मामले देखें या फिर महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके मामले देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि महिलाएं पढ़ रही हैं,
बच्चियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं उनके पढ़ने और आगे बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें सामने जब आ जा रही, जैसे एनसीईआरबी की जो रिपोर्ट सामने बिल्कुल। आई है उसमें ये साफ दिख रहा है कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में महिलाएं अभी भी असुरक्षित है। यानी कि अभी भी रात में अगर कोई महिला अकेले कहीं जा रही है सुनसान सड़क पर, तो बिल्कुल। अभी भी उसको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले धर्मिष्ठा एक खबर सामने आई थी जहां पर एक लड़की उसने एनालिसिस किया था। उसका कहना था कि मैं जानना चाह रही थी कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, तो वो खड़ी हुई थी सुनसान रोड पे, तो कम से कम उसके पास 4 से 5 पुरुष आए और उससे जाने की कोशिश किए। उसमें से उसने कहा कि आपने देखा होगा कि महिलाओं के पास एक एक्स्ट्रा सिक्स सेंस होता है जिसमें बिल्कुल। उनको पता चल जाता है कि सामने वाले की कैसी प्रवृत्ति है मेरे लिए। उसने जानने की कोशिश की तो उसमें ये सामने निकल के आया कि जितने भी पुरुष आए थे उनकी जो प्रवृत्ति थी उसके लिए, यानी कि जो उसके बारे में सोच रहे थे वो गलत तरीके से सोच रहे थे। अगर कुछ और एग्जाम्पल नहीं दी होती तो शायद उसको वहां से किडनैप कर ले जाते या उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता नजर आता। तो बिल्कुल। हम अगर देखें तो शहरों की बात करें तो शहर में मतलब अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बाहर जाती हैं, नौकरी अपनी जॉब वर्क प्लेस पे जाती हैं, उसके बाद भी वो असुरक्षित नजर आ रही हैं। धर्मेश बिल्कुल स्नेहा, सही कहा आपने कि महिलाएं असुरक्षित है। राजधानी भोपाल के यहाँ आपने जो जिक्र किया है, राजधानी भोपाल में महिलाएं असुरक्षित है और असुरक्षित होने का कारण भी है हमारा समाज। जी वो पुरुष जो महिलाओं को केवल भोग की वस्तु समझते हैं, सबसे पहले वो पुरुष इस चीज के जिम्मेदार हैं कि वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं जी बिना ये सोचे कि उनके परिवार में भी महिलाएं हैं, उनकी भी माता होगी, उनकी भी बहनें होगी, लेकिन बावजूद इसके वो अन्य महिलाओं को देखकर उन पर रत्ती भर दया नहीं देखते हैं। और आज यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे माता पिता अपनी जो बच्चियां हैं, जो अपना भविष्य संवारने के लिए किसी और शहर जाने की इच्छा रखती है, तो माता पिता डर के कारण कह देते हैं कि बेटा तुम यहीं रहकर कर लो, तुम्हें जो करना है। क्या जब देखते हैं कि राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर से या तो पढ़ने के लिए आई है या फिर यहाँ राजधानी भोपाल में वो नौकरी कर रही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात स्नेहा यहाँ ये देखने में आती है कि वो जो नौकरी करने वाली लड़कियां, कई लड़कियों की शिफ्ट लेट तक होती है, या कुछ बच्चियां ऐसी होती है जो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चली जाती है, उन्हें उनके अपने दोस्त कई बार दुष्कर्म का शिकार बना देते हैं, अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है। और सबसे बड़ी बात यहाँ स्नेहा ये देखने में आती है कि कई बार हम ऐसे मामलों में देखते हैं कि कुछ लड़के अगर मिलकर किसी लड़की को टारगेट कर रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं या उसे फॉलो कर रहे होते हैं, तो अन्य लोग जो देख रहे होते हैं आसपास खड़े हुए, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि हमें इन मैटर में नहीं पड़ना, ये हमारा मैटर नहीं है, हमारा मामला नहीं है, हम पुलिस के पचड़े में क्यों पड़े। ये मानसिकता लोगों की। और जब इस तरह की मानसिकता लोगों की है तो आप सोचिए कि वहाँ अपराध कैसे कम होंगे। और यहाँ दूसरी भूमिका जो बनती है, यहाँ पुलिस प्रशासन पर भी सीधा सीधा सवाल उठता है स्नेहा कि पुलिस प्रशासन का डर मुजरिमों के अंदर क्यों नहीं, उन अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर क्यों नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई नॉर्मल इंसान, सभ्य इंसान जो होता है, उसके घर जैसे ही पुलिस आती है, उस पर कोई भी मामला, ये छोटी सी चोरी का भी मामला दर्ज होता है, तो आपने देखा होगा कि वो घबरा जाता है, पुलिस के डर के कारण वो कांपता है। लेकिन इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बाद में भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, उनके मन के अंदर पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। वो बेखौफ होके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और कई बार तो लड़कियों का दुष्कर्म करने के बाद में उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, केवल ये सोचकर कि ये बाहर जाकर पुलिस को या घर वालों को कुछ बताएगी तो हमारी पहचान उजागर हो जाएगी। और इसलिए यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो दुष्कर्म करने वाले लोग होते हैं ना, ये कहीं बाहर से नहीं आए होते हैं, किसी और ग्रह से नहीं आए होते, ये हमारे ही समाज में, हमारे ही आसपास के कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और एक चीज और बता दूं कि ये केवल बाहर ही नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के ही कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। आपने कई खबरें पढ़ी होगी, आप मीडिया में हैं, आपने खुद ने कई खबरें पढ़ी होगी, खबरों में बनी रहती हैं, तो देखा होगा कि कई बार किसी रिश्तेदार ने, करीबी रिश्तेदार ने मौका पाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बिल्कुल। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती। तो सबसे पहली बात, और कई बार ऐसा होता है स्नेहा कि पारिवारिक मामलों में जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो परिवार वाले उस बात को खुद दबा देते हैं, बिल्कुल, ये सोचकर कि हमारी बदनामी होगी। ये नहीं सोचते कि उस बच्ची के मन पर क्या बीतेगी जिसके साथ इतनी हैवानियत बढ़ती गई है। वो अपना भविष्य, वो अपने जीवन में उस वारदात को याद करके कितना घबराएगी। हम इन सब चीजों को दरकिनार कर देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ सिस्टम पे उठता है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों है। जब हमारी कानून व्यवस्था का खौफ इंसान के अंदर, अपराधियों के अंदर आ जाएगा, उस दिन इस तरह की घटनाएं कम हो जाएगी। बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा। कानून व्यवस्था पर आपने सवाल खड़े किए हैं, तो कानून व्यवस्था ही एक ऐसी, अगर मैं कहूँ तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद है। अगर कानून सख्त होता तो किसी के पास इतना चांस ही नहीं होता कि वो इस तरफ कदम उठाए या इसके बारे में सोचे भी। तो कानून सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। धर्मिष्ठा, आपने एक और जिक्र किया था परिवार वालों का, तो इसमें परिवार वालों की एक और चीज़ सामने निकल के आई है। जब भी एक लड़की, अगर मैं महिला की बात करूँ, लड़की की बात करूँ, बच्चे की बात करूँ, तो अगर लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है और मैच्योर होती है तो परिवार में हमेशा उसको नेगेटिव चीज़ों से बड़ा किया जाता है। बिल्कुल, हमेशा से उसके दिमाग में बैठा दी जाती है कि तुम एक लड़की हो और तुमको इस तरीके से रहना है, यानी कि उसकी सीमाएं उसको बता दी जाती हैं कि तुम्हारी ये सीमा है। कहीं ना कहीं बच्चियों को मेंटली कमजोर करने में परिवार का हाथ होता है। आप क्या मानती हैं? बिल्कुल स्नेहा, यहाँ एक तरह से अगर देखा जाए तो परिवार उनको कमजोर भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उन परिवार की मानसिकता आप देखोगी तो लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लगातार वो भी खबरें पढ़ते हैं, कई चीजें ऐसी देखने को मिलती है। तो माता पिता के अंदर अपने बच्चों को लेकर एक जो वो सुरक्षा की भावना होती है ना, आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है, जब वो चलना सीखता है तो माताएं कई बार उसके पीछे पीछे दौड़ती है, ये सोचकर कि बच्चे को चलना नहीं आता है, वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। और जब बच्चियां बड़ी हो जाती है तो माता को, पिता को सबसे ज्यादा उनके भविष्य की चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची जो घर से बाहर अपना भविष्य बनाने के लिए जा रही है वो किसी दरिंदे की हवस का शिकार हो जाए। बिल्कुल। या वो कहीं किसी दरिंदा उसे उठा ले जाए, उसका अपहरण कर ले या उसे जिंदा जला दे। इस तरह के खौफ में आज भी कई माता पिता रहते हैं। तो कई बार वो उनसे बचाने के लिए अपनी बच्चियों के साथ अनर्थ कर बैठते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ माता पिता की गलती नहीं है स्नेहा, क्योंकि गलती हमारे सिस्टम की। जब तक हमारा सिस्टम ऐसी विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, जो समाज में घूम रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के उन्हें सजा नहीं देगा, तब तक इस तरह की घटनाएं मिलती रहेगी। और आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी था, मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसने कहा था कि दुष्कर्म के जितने भी मामले सामने आएंगे आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन कानून बनने के बाद से लेकर आज तक किसी एक दुष्कर्मी को फांसी नहीं हुई है। बिल्कुल। और ये जो धीमी कानून व्यवस्था है ना हमारी, सबसे बड़ी समस्या ये है। जब इतनी धीमी गति से न्याय मिलता है तो महिलाएं भी सोचती है कि जब कानून हमें इंसाफ दिला नहीं पा रहा है, अपराधी को सजा हो नहीं रही, और अगर अपराधी को सजा होती भी है तो कुछ समय की होती है, 5 साल, 7 साल, 2 साल, वो बाहर आकर दूसरी बार फिर उसके साथ वैसी ही वारदात को अंजाम देता है। हमने कई खबरें ऐसी पढ़ी है कि दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी, वो बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में उसने फिर किसी और को अपनी हवस का शिकार बनाया। तो उसकी ये मानसिकता सेट हो चुकी है कि मुझे उठाएंगे, सजा मिलेगी 2 साल 5 साल की, मुझे अंदर से फिर बाहर जाना है, फिर मुझे इस तरह की वारदात को अंजाम देना है। वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की समस्याएं कम नहीं होगी स्नेहा। बिल्कुल आपने सही कहा, कठोर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सजा अगर कड़ी नहीं होगी तो कहीं न कहीं ढिलाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जब ढिलाई रहेगी तो अपहरण जो कर रहे हैं या फिर दुष्कर्म के जो मामले सामने आ रहे हैं वो देखते रहेंगे कि एक एग्जाम्पल उनके सामने आता रहता है कि उसने भी किया और उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो हम भी करेंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ये बहुत से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और टाल दिए जाते हैं। और ये टालने की वजह से ही आज मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षित माना जाता था। और अलग अलग जगह से, अगर हम पूरे देश की बात करें तो अलग अलग जगह से बच्चियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं। बिल्कुल। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आती हैं। लेकिन अब जब ऐसे आंकड़े एनसीआरबी से सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि भी खराब होती दिख रही है। पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर बच्चियों को असुरक्षित माना जाता था कि यहाँ पर ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। लेकिन अगर अब मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं कानून सख्त नहीं है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी इसमें गलती है कि आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे कि सामने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती रहती है और पुलिस वाले साफ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर शासन प्रशासन की अगर बात करें, हम पुलिस की बात करें तो अगर महिला पुलिस की बात करें तो उनकी संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो। बिल्कुल स्नेहा, महिला की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए। साथ ही कोई भी पुलिस वाला हो, महिला पुरुष की मैं यहाँ बात नहीं करूंगी, क्योंकि पुलिस वाला वो रक्षक होता है। नाम से ही साबित हो रहा है कि पुलिस मतलब रक्षक, वो हमारी रक्षा करने के लिए है। वो खुद को गवर्नमेंट सर्वेंट समझते हैं, यानी कि वो जनता के नौकर अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। लेकिन वो
जनता की नौकरी करने की बजाय केवल अधिकारियों की या फिर नेताओं की नौकरी करते हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ केस आएगा, अगर कोई बड़ा केस आएगा, हाई प्रोफाइल केस आएगा, तब उस पर कार्रवाई की जाती है। छोटे मोटे केस कई बार दबा दिए जाते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां नाबालिगों के अपहरण हुए हैं, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उन्हें जलाकर मार दिया गया है, कई बार तो फाइलें दफन हो गई, और कई मामले ऐसे हैं स्नेहा जो सामने भी नहीं आते। कई महिलाएं ऐसी है जो दुष्कर्म का शिकार हुई है, यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, कई बच्चियों के साथ बचपन से दरिंदगी होती है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती। कई बार कहती है तो परिवार वाले उसे चुप करा देते हैं कि समाज में हमारी इज्जत है, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुमसे शादी कौन करेगा। और कई मामलों में आपने इसने देखा होगा कि जो दुष्कर्म की पीड़िता है ना, वो जब ठान लेती है सजा दिलाने के लिए, जब आवाज उठाती है कि नहीं मुझे इस अपराधी को सजा दिलवानी है वरना ये किसी और को अपनी हवस का शिकार बनाएगा, तो जब वो आवाज उठाती है तो आपने देखा होगा कि उसके बाद समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। यही हमारे समाज के लोग जो उसके मरने पर कैंडल लेके घूमते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को घेरते हैं, वही हमारे समाज के लोग जब वो महिला जो पीड़िता समाज में उठती है, आवाज उठाती है अपनी अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, आपने देखा होगा कि तब वो लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसका कॉलोनी में या मोहल्ले में जहां भी वो रहती है उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। और ऐसे में उसके परिवार वालों के साथ और उस पीड़िता के साथ लोगों का जो स्वभाव होता है बिल्कुल ऐसा होता है जैसा उसने खुद दुष्कर्म किया हो। बिल्कुल उसे पीड़िता नहीं समझा जाता, उसे अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। और वही जिसने बलात्कार किया है, जो पीड़ित नहीं है, अपराधी है, वो खुले में घूम रहा होता है, उसके चेहरे पर एक शिकन की लकीर भी हमें देखने को नहीं मिलती। और वही हमारा ये जो सभ्य समाज जिसे हम कहते हैं कि समाज हमारा अपना है, वही हमारा सभ्य समाज उसे ताने दे देकर, उसके परिवार को ताने दे देकर उसका जीना दुश्वार कर देता है। और यही कारण है कि बहुत सारी महिलाएं स्नेहा, पारिवारिक हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, वो कई बार इस तरह के मामले नहीं उठा पाती, अपराधियों को सजा दिलाने की बात नहीं कर पाती। वो कई बार खून के घूंट पीकर लगातार जीती रहती है, या फिर कुछ ऐसी होती है जो हार जाती है लड़ते लड़ते। वो समझ लेती है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगी, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा, समाज मेरा साथ नहीं देगा, या फिर समाज के जो लोग हैं मुझे ताने मार मार के मार देंगे, इससे अच्छा वो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और फिर एक लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है, सुसाइड कर लेती है, खत्म हो जाती है उस लड़की की कहानी, कागजों में दफन होकर रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें हैं, ये समाज की जो कुरीतियां हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने और महिलाओं को आगे ना बढ़ने देने में यही सारे मामले जो सामने आ रहे हैं ना, सिर्फ इस वजह से ही आ रहे हैं क्योंकि महिलाओं को शुरू से दबाया जा रहा है। अगर हम बात करें महाभारत की, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, समाज के इतने लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पर की आवाज उठा सके। बिल्कुल, मुझे लगता है वहीं से ये चालू हुआ और आज तक चलता नजर आ रहा है, क्योंकि जब वहां पर वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण ने आके सब कुछ संभाल लिया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो वरिष्ठ थे उनका कोई भी इंटरेस्ट वहां पर इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वहां पे समाज में इतने सारे लोग थे और कहीं ना कहीं वो अपने मानसिकता को या फिर अपनी सोच को वहां पर दबाए बैठे हुए थे। तो आवाज उठाने, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहूंगी, जैसा कि आपने महाभारत का जिक्र किया है यहाँ पर, तो महाभारत में जो जिक्र हुआ था द्रौपदी का, जैसा कि आपने कहा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, अकेले श्री कृष्ण थे जिन्होंने उसकी सहायता की थी, किसी ने उसकी सहायता नहीं की थी। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो अपराधी थे, जिन्होंने ऐसे हादसे होते हुए दिखे थे, उनका जीवन नर्क से बदतर हो गया था। बिल्कुल, उन्हें आज याद नहीं किया जाता इतिहास में, लेकिन जिसने महिला की रक्षा की थी, उसके सम्मान की रक्षा की थी, उसे आज हम कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, उसे बंसी वाला कह के पुकारते हैं, उसकी पूजन करते हैं। तो वहां से भी हम ये चीजें भी सीख सकते हैं कि एक वो थे जिन्होंने महिला के सम्मान के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया था, तो हम भी महिला के सम्मान के लिए आगे बढ़े तो हमें दुनिया याद करेगी, क्योंकि खामोश रहने वालों को दुनिया याद नहीं करती। बिल्कुल, जो इंसाफ के लिए लड़ता है, जो महिला के सम्मान के लिए लड़ता है, उसे दुनिया याद करती है। अपराधों में शामिल होने वाले को दुनिया याद नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। धर्मिष्ठा, एक और सवाल है कि जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर जो लोग ये अपहरण करते हैं या फिर दुष्कर्म करते हैं, बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, 2-2, 3-3 महीने की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, आपको नहीं लगता कि मानसिक तौर पर पीड़ित लोग होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं? बिल्कुल सही कहा स्नेहा कि ये मानसिक तौर पर पीड़ित ही होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और मानसिक पीड़ित ही नहीं कहूंगी मैं, ये मानसिक विषप्त लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको कि कई ऐसे लोग होते हैं यहाँ पर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं
लड़कों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दुष्कर्मी जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं जो दुष्कर्म करते हैं महिला का। तो वो जो पुरुष होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, आपने देखा होगा कि वो कई बार कहीं से किसी चीज का शिकार हुए होते हैं या फिर उनके अंदर कुछ कुंठा भरी हुई होती है, कहीं गुस्सा भरा हुआ होता है या फिर कहीं से रिजेक्शन भरा हुआ होता है, और वो सारा रिजेक्शन जब उनके दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो मनोरोगी हो जाते हैं। जब मनोरोगी हो जाते हैं तो वो किसी ना किसी सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते हैं। बिल्कुल। और महिलाओं से ज्यादा सॉफ्ट टारगेट किसे कहाँ मिलता है? बिल्कुल। जब महिलाओं के रूप में उन्हें सॉफ्ट टारगेट मिलता है तो वो अपनी पूरी हैवानियत उस पर उतार देते हैं। बिल्कुल। ये सोचकर कि जहां जहां से मैं जलील हुआ हूं, मैं अकेली इस महिला को जलील कर कर अपना सारा बदला ले लूंगा। लेकिन समस्या ये है कि उस महिला ने आपका क्या बिगाड़ा जिससे आप बदला ले रहे हो? बदला लेना है तो उन चीजों से लो जो आपके अंदर बुराई है, उनसे लड़ो। लेकिन ये मानसिक रोगी ही होते हैं, कई बार अपनी कुंठा के शिकार होते हैं, या फिर कई बार मैं आपको कहूं कि कुछ चीजें जो कहते हैं नशे के जो आदी होते हैं। अधिकतर आपने देखे होंगे कि दुष्कर्म के मामले तब सामने आते हैं जब इंसान नशा करता है। कई बार नशे के जो अपराधी होते हैं वही दुष्कर्म में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं नशा भी इसमें एक बड़ी वजह है महिलाओं के अपराध को बढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि नशा को भी हम एक प्रमुख उसमें कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि नशे के बाद क्या मानसिक स्थिति रहती होगी और क्या शारीरिक स्थिति रहती होगी वो तो नशा करने वाले जो हैं जो ज़्यादा ओवर नशा करते हैं वही जानते होंगे। और यहाँ पर एक और बात है धर्मिष्ठा की, जैसे आपने नशे का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं अगर जहाँ पे अगर हम शराब की बात करें तो जहाँ पे शराब बैन हो गई एक तरीके से, या फिर हम कहें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैंड हैं, लेकिन उसके बावजूद जब नशा की जो सामग्री हम बात करें, अगर शराब की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छुप के जिसका नशा किया जाता है तो भी वो इर्द गिर्द घूमती ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ भी एक कानून बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने देखा होगा ड्रिंक एंड ड्राइव ऐसे नोट करके बना होता है सड़कों पर, लेकिन कभी भी उसकी चेकिंग होती नहीं दिखती है, बहुत कम चेकिंग होती दिखती है। तो यहाँ पर अगर हम कानून की बात करें कि सख्त कानून आ भी गया, उसके बावजूद जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ये सारे अपराध तो बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक अपराध बढ़ते रहेंगे। और महिला अपराधों में भी यही चीज सामने आ रही है कि कानून बने हैं लेकिन कानून का रखवाला है, जो इन कानूनों को लागू करवाने वाला है, वही धीमी गति में चल रहा है। तो फिर जो अपराध के जो मामले हैं, जो महिलाओं की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो धीमी गति में चलते हैं। और यहाँ अपराधों की रोकथाम नहीं होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन काम करता है उन अपराधों को की रोकथाम पे, यानी उन अपराधों को कैसे रोका जाए। उन्हें इस विषय पे काम नहीं करने की बजाय इस विषय पे काम करना चाहिए कि वो जो अपराध कर चुके हैं उन्हें सजा मिले। जब उन्हें सजा मिलेगी ना तो अपने आप एक एग्जाम्पल सेट होगा। जब एग्जाम्पल सेट होगा तो अपने आप अपराधी ध्वस्त होते चले जाएंगे। अभी लोगों की जो मानसिकता है कि 2 साल की सजा होने के बाद छुट्टी हो जाएगी, वो मानसिकता अपने आप कम हो जाएगी। जिसे कहते हैं ना कि हम खराब जो चीजें हुई है उन चीजों को खराब होने से कैसे रोके, वो नहीं, जो चीजें खराब हो गई हैं पहले उन्हें हटाओ। जिसे कहते हैं ना, सब्जियां लेके आते हैं, टमाटर एक सड़ जाता है, उस सड़े हुए टमाटर को फेंका जाता है। ये नहीं सोचा जाता है कि उन बचे हुए टमाटर को कैसे बचाना है, सबसे पहले उस सड़े हुए टमाटर को फेंका जाता है। उसी तरह दुष्कर्म का जो आरोपी होता है ना, सबसे पहले उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। जब वो सजा पाके मौत की नींद सो जाएगा ना तो अपने आप सारे अपराधी ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ कुछ ऐसे कदम है जिनको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मिष्ठा, और इस पर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर देश में बढ़ते महिलाओं की असुरक्षा की। एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है और भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और एनसीआरबी में साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। ये बड़े बड़े शहरों में अगर महिलाएं असुरक्षित हैं तो फिर हम छोटे शहरों की यहाँ पर बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कदम कैसे उठाने चाहिए, ये शासन प्रशासन को देखना होगा, पुलिस को अलर्ट होना पड़ेगा और साथ ही साथ महिलाओं को भी, बच्चियों को भी यहाँ पर अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।